दोस्तों शुरू करते हैं आज के लिए टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है। तो एडुसेट जो है ये भारत का जो है एक कृत्रिम उपग्रह है जो भारत द्वारा स्थापित किया गया था सन 2004 में, और ये इसरो के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य एजुकेशन था, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा एजुकेशन देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है। दूसरा ऑप्शन है एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। चौथा ऑप्शन है रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है ये। दूसरा क्वेश्चन है, पंचवानी और बीजक ये दो पुस्तकें हैं, इनमें निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। तो यहाँ पे जो कबीर दास जी हैं उनके यहाँ पे जो छंद हैं और जो उनके विचार हैं उनको इन पुस्तकों में क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है, यानी कि उनको यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, सुरक्षित किया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला कबीर, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक, तीसरा ऑप्शन है रविदास और चौथा ऑप्शन है मीराबाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कबीर। और कबीर जी की जो यहाँ पे लिखी गई छंदों को यहाँ पे सुरक्षित करके इन पुस्तकों में रखा गया है। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो छंद भी एक भाग है जो कि कविता एक संगीत में, यानी कि एक गायकी की तरह उनको वहाँ पे लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें बहुत सारी गुफाओं में क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के बहुत सारे मंदिर इन गुफाओं में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो नरसिंह थे उनको यहाँ पे पुरुष शेर के समान दिखाया गया है, और ये राष्ट्रकूट काल की क्या है, ये भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह, जिसका मतलब हुआ यानी कि पुरुष के रूप में शेर, इस तरीके से वहाँ पे इसको दिखाया गया है राष्ट्रकूट के काल में। तो पहला ऑप्शन राष्ट्रकूट काल, दूसरा गुप्त काल, तीसरा चालुक्य काल, चौथा है गुर्जर प्रतिहार काल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट काल। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। तो उपनिषद में जो है ये ब्रह्म समाज आस्था रखता है, और ब्रह्म समाज जो है ये स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले इसमें क्या थी, इसमें ब्रह्म समाज में दूसरों की सेवा करना, उनके दुख दर्दों को समझना, उनको दूर करना, इस तरह की इसमें भावनाएं थी। तो पहला ऑप्शन है आपका रामकृष्ण मिशन, दूसरा ऑप्शन है सेवा समाज, तीसरा है सत्यशोधक समाज और चौथा है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज द्वारा ही उपनिषद में क्या है, आस्था रखी जाती थी उस समय पर। पांचवा क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो जैसे आपको शब्दों से पता चला है, वात माने वायु और दिग्दर्शी माने दिशा को मापने वाला यंत्र। तो पहला ऑप्शन है वायु दाब, दूसरा है वायु दिशा, तीसरा है वायु वेग और चौथा है वायु तापमान। तो यहाँ पे वायु दिशा यानी वायु दिशा को मापने के लिए वाक दिग्दर्शी का उपयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत है जो रेडियो तरंगे जो होती हैं उनके संचरण में आने जाने में उनके मदद करती है, जो वहाँ पे रेडियो तरंगे जो है घूमती हैं। तो पहला ऑप्शन है मध्यमंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा बाह्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बाह्य वायुमंडल को भी यहाँ पे क्या है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। सातवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत बताइए, यानी कि क्रम से बतानी है, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर वाले का क्या नाम, फिर उसके बाहर, उसके बाद उसके बाहर, इस तरीके से एक क्रम में पृथ्वी की जो अलग अलग परतें हैं उनके नाम बताने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन है मेंटल परपटी। तो मेंटल तो ये तो सेकंड लास्ट परत है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं आंतरिक क्रोड, ठीक है, सबसे नीचे आंतरिक क्रोड है। फिर बाहरी क्रोड, ये भी ठीक है। परपटी ये गलत हो गया क्योंकि परपटी सबसे ऊपरी है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं आंतरिक क्रोड है, फिर उसके बाद बाहरी क्रोड है, फिर मेंटल है, फिर सबसे ऊपर परपटी है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि परपटी सबसे ऊपर है और आंतरिक क्रोड सबसे नीचे है। तो ये क्रम बिल्कुल राइट है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। चौथा देखते हैं, परपटी यहाँ पे सबसे पहले दी गई है जबकि परपटी यहाँ पे सबसे बाहर की है, जबकि यहाँ पे अंदर से बाहर की ओर बताना था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, जब पृथ्वी 90 डिग्री कोण पर चंद्रमा और सूर्य के मध्य स्थित होती है तो यह क्या दर्शाता है।
तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं चंद्रग्रहण, दूसरा है वृहत ज्वारभाटा, तीसरा है लघु ज्वारभाटा और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ज्वारभाटा होता है, एक लघु ज्वारभाटा होता है और एक वृहत ज्वारभाटा होता है। तो यहाँ पे जब पृथ्वी होती है, पृथ्वी के एक तरफ चंद्रमा होता है ऊपर और एक तरफ सूर्य होता है और पृथ्वी एक 90 डिग्री के कोण पे होती है, तो उस समय क्या है, ये लघु ज्वारभाटा का निर्माण होता है। नवा क्वेश्चन देखते हैं, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है। तो आपको पता है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, जिधर उसको पानी को वहाँ पे जाना होता है, जिधर थोड़ा मिट्टी ढाव होता है मिट्टी का, इधर की तरफ नदी ऑटोमेटिक पानी क्या है, नदी का पानी मुड़ जाता है, मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो ये क्या कहलाती है। तो जो नदी जो मुड़ती है वो कभी भी एक साथ नहीं मुड़ती, वो बल्कि क्या है, वो एक धीरे धीरे मोड़ बनाती है, एक काफ़ी दूरी से एक मोड़ बनाती है धीरे धीरे और तब वो मुड़ती है। तो इस तरह की जो नदी बहती है मुड़ करके, उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बाढ़ का मैदान, दूसरा ऑप्शन है चाप झील, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग और चौथा ऑप्शन आपका तटबंध। तो इसको तटबंध कहा जाता है जब नदी मोड़ बनाकर बहती है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय, आपको पता है दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जाना मुश्किल होता है, जहाँ की संस्कृति वगैरह ये सारी चीज़ें एक आम जनजीवन से अलग तरह की होती है, या फिर खतरा होता है जहाँ पर किसी जानवर या फिर और किसी अन्य चीज़ से, और आपदाओं के समय लोगों को या फिर कोई परेशानी, कोई बाढ़ वगैरह या फिर और बहुत सारी परेशानी जो आ जाती हैं, तो उस समय क्या होता है, उन लोगों को क्या मदद की आवश्यकता होती है और उनके लिए मदद में ज़रूरी दवाइयाँ, भोजन, कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें वितरित करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए कौन सा साधन है जो सबसे अधिक उपयोगी है। तो आपको पता है पहला ऑप्शन रेल मार्ग। रेल मार्ग तो पूरी तरह से बाधित हो जाता है, कई बार क्या पानी आ गया, बाढ़ आ गई तो रेल मार्ग बाधित हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है जल मार्ग। तो जल मार्ग भी आपको पता है जल मार्ग भी हर जगह नहीं है, क्योंकि जल मार्ग तो एक लिमिटेशन, एक जो धरातल से अलग है और धरातल से अलग तो जनजीवन है नहीं, तो वहाँ पे तो इस तरीके के साधन उपयोग में इमरजेंसी में नहीं लाए जा सकते। तीसरा ऑप्शन है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग तो सबसे पहले प्रभावित होता है जब भी कोई ऐसी कोई बातें होती है। तो यहाँ पे वायु मार्ग जो है वो उसको हर स्थान पर, सुदूर स्थान पर कम समय में और उचित समय पर उचित तरीके से वहाँ पे भेजा जा सकता है। तो सबसे जो आसान यातायात का जो साधन होगा, जो सबसे ज़्यादा अधिक उपयोगी होगा, वो उस समय वायु मार्ग होगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है। तो विशिष्ट मानव जनसंख्या की यहाँ पे बात हो रही है और भूगोल की वो शाखा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जनसांख्यिकी है। और जनसांख्यिकी में क्या होता है, इसमें क्या है, वृद्धि दर, यानी कि पब्लिक की किस वृद्धि से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये हो गई। फिर जन्म दर, फिर मृत्यु दर हो गई, फिर यहाँ पे क्या है, लिंग अनुपात हो गया। तो इस तरीके की जो ये सारी चीज़ें हैं, ये जनसांख्यिकी में क्या है, इनको इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है। एक तरीके से इनको जनसांख्यिकी के अंदर रखा गया है। और जनसांख्यिकी क्या है, ये भूगोल का ही एक भाग है। तो इनकी संरचना जो है भूगोल के एक पार्ट में जनसांख्यिकी के अंदर की गई है। पहला ऑप्शन है जैव भूगोल, दूसरा ऑप्शन मानव भूगोल, तीसरा जनसांख्यिकी, चौथा ऑप्शन है नगरीय भूगोल। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कथन दिया गया है एक, यानी ए सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो अरुणाचल प्रदेश पूर्व में पड़ता है और गुजरात पश्चिम में पड़ता है, एक दूसरे के अपोजिट अगर देखते हैं। तो अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश देखते हैं तो पूर्व में पड़ता है, जबकि अगर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात देखते हैं तो वो पश्चिम में पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे बाद अस्त होता है, जबकि आर देखते हैं, इसका कारण क्या है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ये तो ठीक है, उच्च अक्षांश पर स्थित है, पर उच्च अक्षांश के कारण ये 2 घंटे का डिफरेंस नहीं होता, बल्कि ये क्या है, देशांतरीय अधिकता के कारण, देशांतरीय जो है वो अधिकता के कारण, देशांतरीय में जो हमारे नपे होता है मैप पे, तो देशांतर जो अधिक देशांतर पर स्थित है गुजरात और वो कम देशांतर पर अरुणाचल प्रदेश, इसलिए वहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस है। तो ये इसकी जो आर्क जो कथन है, आर जो कारण है, वो उसकी क्या है, व्याख्या नहीं करता रहा, बल्कि वैसे ये ठीक है दोनों ही, ए बी और बी बी। तो देखते हैं और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता, तो ये आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पहला सत्य है दूसरा असत्य, तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों ही सत्य हैं। तीसरा देखते हैं, ए असत्य है तो दोनों ही सत्य हैं, ये भी गलत हो गया। चौथा, ए और आर दोनों सत्य हैं, तो ये ठीक है दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है, नहीं, आर ए की स्पष्ट
रेखा नहीं करता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो यहाँ पे गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से यहाँ पे जैसे आपका हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या है, ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। जैसे जल का बहाव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो वाली ऊर्जा होगी, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा कोयला, चौथा ईंधन। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन ये सभी क्या है, परंपरागत स्रोत है, जबकि यहाँ पे सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। यानी कि जो वहाँ पे व्यापार के एक दृष्टि से जब टैंक और तालाबों में मछली का या फिर जलीय जो पौधे वगैरह होते हैं उनका जब वहाँ पे क्या किया जाता है, उनका प्रजनन किया जाता है या फिर उनका उत्पादन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है विटीकल्चर, दूसरा पिसीकल्चर, तीसरा है हॉर्टिकल्चर और चौथा है सेरिकल्चर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यानी कि उनको पिसीकल्चर कहा जाता है। हल देखते हैं 5वां, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। तो पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना जो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू कश्मीर में जो चिनाब नदी है उसकी जो एक सहायक नदी, प्रमुख सहायक कहते हैं, सहायक नदी है, उस पर ये परियोजना बनाई जा रही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं उत्तराखंड, दूसरा देखते हैं जम्मू कश्मीर, तीसरा देखते हैं झारखंड, चौथा ऑप्शन देखते हैं कर्नाटक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल क्या होती है, रोपण फसल वो है जिसको एक बार रोपने के बाद में उसे काफ़ी लंबे समय तक क्या है उससे फल प्राप्त किए जाते हैं उनसे, तो इसको रोपण फसल कहा जाता है। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, इनको क्या एक बार रोपने के बाद में कई बार इनको से लगातार फसल इनसे उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो गेहूँ यहाँ पर रोपण फसल नहीं, क्योंकि इसको एक बार बोया जाता है और एक बार में ही इसको सबको काट दिया जाता है। वैसे भी डायरेक्ट इसके बीज बोए जाते हैं, जबकि चाय, कॉफ़ी, रबड़ वगैरह एक बार रोपने के बाद फिर उनकी पौध बनाई जाती है, पौध बना के फिर उनको दोबारा से बोया जाता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, नाटो NATO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नॉर्थ जो ये है इनका जो मुख्यालय है, पहला ऑप्शन देखते हैं न्यूयॉर्क में, दूसरा लंदन में, तीसरा ब्रुसेल्स में, चौथा पेरिस में। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स में इनका मुख्यालय है। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें फिलहाल 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले इसमें 18 भाषाएं थी, 4 भाषाओं को बाद में ऐड किया गया। तो पहला ऑप्शन 28, दूसरा 24, तीसरा 18, चौथा ऑप्शन है 22। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर होगा, यानी कि 22 भाषाएँ। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भी कुछ चीज़ें बाद में ऐड की गई थी, जैसे समाजवाद शब्द है उसको बाद में ऐड किया गया था, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको भी बाद में ऐड किया गया था। तो इसमें अब जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की उसको भारत के संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो यहाँ पे समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता ये तीनों ही शब्दों का उपयोग किया गया है, जबकि संघात्मकता का वहाँ पे कोई भी उपयोग नहीं किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन 20वां आज के लिए देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। यानी कि कौन सा ऐसा साधन है जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है श्रव्य दृश्य, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान, तीसरा ऑप्शन है कार्य निर्धारण, चौथा ऑप्शन है वाद विवाद। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा, यानी कि श्रव्य दृश्य। श्रव्य दृश्य में क्या है, एक बार जब इस साधन का उपयोग करके जब हम क्या है अधिगम किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि कई ज्ञानेंद्रिय मिलकर कार्य करती है। जैसे हमारी आँख है, आँख वगैरह, और ये तो जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट होगा उतनी ही अधिक सरलता से इसमें अधिगम किया जाता है, चीज़ों को इसमें ग्रहण किया जाता है, और इसमें जो चीज़ें सीखी जाती हैं श्रव्य दृश्य साधन द्वारा वो स्थायी होती हैं। तो आपके आज के लिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, और आगे आपके लिए